Our today's topic is a wonderful one, that is big O. हम अब से बात करेंगे time complexities की. There is a measure which tells us that which codes are better than the others and big O is that measure for us. So imagine करें कि आपके पास एक set of numbers है और वो set of numbers कुछ इस तरह पड़े हुए हैं कि the numbers are consecutive. They are starting from 1 और आप 1 से जा रहे हैं 50 तक. अब आपको एक टास्क दिया गया है एंड दैट टास्क इज टू सम ऑल दीज नंबर्स. हम इस स्टेज के ऊपर आपको ये कोड चला के दिखाना चाहेंगे. सम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. इफ आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स तो आई विल हैव टू add a loop. That loop starts from 1 and it goes up till 50 in such a way that it is running 50 times. और यहाँ पे हम sum find कर रहे होंगे as sum plus I. At the end अगर हम सी आउट करवाएं sum को तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी that would be 1275. अब हम आपको ये कहते हैं कि इसी कोड को कन्वर्ट कीजिए और इस कोड को कन्वर्ट करते हुए इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग टिल 50 आपने सम फाइंड करना है ऑफ फर्स्ट n नंबर्स वेयर n इज एंटर्ड बाय द यूजर. तो अब आपका लूप जो है वो चेंज हो जाएगा इन सच अ वे कि नाउ यू आर नॉट गोइंग टिल 50 टाइम्स इन द लूप. यू वुड डिक्लेयर एन इनपुट. लेट्स गेट दिस इनपुट फ्रॉम द यूजर और अब आप अपने लूप को इनपुट नंबर ऑफ टाइम्स चला लेते हैं. जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस हम यहाँ पे इनपुट की बजाय जो वेरिएबल का नाम है वो n ही ले लेते हैं so that you get an idea कि वाकई हम first n numbers का input लेना चाह रहे हैं यहाँ पे. So now your loop is not working till input. It's not working 50 times. It's working till this number n where n is entered by the user. Program को अब अगर हम चलाएं और let's say अब user enter करता है एक value which is 50, तो you would see कि now your loop is running 50 times और आपके पास जो answer है that is 1275. Next time अगर आप अपने program को चलाते हैं और लेट्स से यूजर यहाँ पे इनपुट करता है एक वैल्यू विच इज मे बी 100, तो नाउ द सेम लूप विच वाज प्रीवियसली रनिंग 50 टाइम्स रन्स 100 टाइम्स नाउ. अगर आप इसी को जो है वो दोबारा रन करें तो आप ये देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द यूजर इनपुट व्हाटएवर द यूजर इनपुट इज उसकी बेस के ऊपर आपका लूप जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा. तो लेट्स से इस वक्त अगर हमारा यूजर एक 10 एंटर करता है वैल्यू तो आपको जो आंसर मिलेगा that would be 55 because the sum of first 10 natural numbers is 55. ऐसे केस के अंदर जब आपको ये नहीं पता होता कि आपका लूप जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, आप कहेंगे ये कि आपका जो बिग O होगा that is a specific entity and that specific entity is known as O of n, where n is that entity जिसकी बेस के ऊपर आपका लूप certain number of times चल रहा है. आपने ये देखा कि अगर हम लेट से यहाँ पे हमारा ये जो प्रोग्राम है विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, अगर लेट से इसके अंदर n यूजर 10 एंटर कर रहा है तो आपकी ये सम इज इक्वल टू सम प्लस i कितनी दफा चलेगा 10 टाइम्स. अगर लेट से यूजर यहाँ पे 50 एंटर कर रहा है n की वैल्यू तो सम इज इक्वल टू सम प्लस i कितनी दफा चलेगा 50 टाइम्स. इट इज नॉट डिफाइंड कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी इन स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है. ऐसे केसेस के अंदर जब आपके प्रोग्राम के अंदर लूप होते हैं और आप जो है वो डिटरमिन करना चाहते हैं कि व्हाट इज द बिग O ऑफ योर प्रोग्राम, तो विद सच लूप्स व्हिच आर रनिंग n नंबर ऑफ टाइम्स आपका बिग O हो जाता है O ऑफ n. नाउ आई वुड वांट टू गो टू माय प्रीवियस एग्जांपल जहां पे मैंने लूप जो है वो 50 नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे रखा हुआ था. अच्छा, इस केस के अंदर जब हम यहाँ पे लूप को 50 नंबर ऑफ टाइम्स चला रहे हैं, द कोड वाज दिस वन वेयर आई हैड पुट अ नंबर 50 ओवर हियर and I had not taken any input from the user. So this n was insignificant for us. This n was not required to us. अब अगर आप ये देखें तो प्रोग्राम को आप इस वक्त चलाएं, the output is fixed. The output is not dependent on the number of times the loop is running because the loop is running specific number of times. अगर आपके पास ऐसे लूप्स हों जो कि specific number of times चल रहे हैं उस केस के अंदर आप ये नहीं कहेंगे कि इसका बिग O ऑफ n है बिकॉज नाउ द डिटर्मिनिंग फैक्टर इज नॉट n की बेस के ऊपर अब ये लूप नहीं चल रहा, इट इज रनिंग कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स. ऐसे केसेस के अंदर जब आपके प्रोग्राम्स हों जिसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम वो चल रहे हो, यानी कि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है
जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दे रिमेन फिक्स्ड, उस केस के अंदर हम कहेंगे कि हमारा जो बिग ओ है दैट इज कांस्टेंट, इट्स रिटन एज ओ ऑफ 1। इट डज नॉट मीन कि आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन है, इट डज नॉट मीन कि मे बी कोई टाइम यहाँ पे 1 सेकंड है या 1 मिली सेकंड है। O of 1 is a representation, the number of instructions which are present in your code remain constant and there is no entity as such जिसकी बेस के ऊपर number of instructions change हो रही हैं। हमारा जो पिछला कोड था जिसके अंदर हम n टाइम्स अपने लूप को चला रहे थे, वहां पे n की बेस के ऊपर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस चेंज हो रही थी। अब जो हमारा करंट कोड है विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप ये कहेंगे कि इसका जो बिग O है दैट इज O of 1। अच्छा, अब व्हाट इज द एम फॉर अस? वेल द एम फॉर अस इज कि हम ऐसे कोड्स लिखें जिनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बेहतर से बेहतर हो। सो इस वक्त शायद आपको याद हो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो एक काम किया था वहां पे ऑलरेडी हमने आपको एक कम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करवा दी थी एंड दैट कम्प्लेक्सिटी वाज O log to the base 2 of n। इफ यू डोंट रिमेंबर दैट तो प्लीज डू विजिट दैट वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बाइनरी सर्च कंप्लीटली इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब आपके पास ये तीन कम्प्लेक्सिटीज काइंड ऑफ आ गई हैं। सो लेट मी राइट O of n ओवर हियर एज वेल। तो इस वक्त यहाँ पे जिस ऑर्डर के अंदर यहाँ पे आपने कम्प्लेक्सिटीज को लिखा हुआ है दैट इज गोइंग फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट। सो O of 1 इज द बेस्ट। व्हाई इज O of 1 बेस्ट? बिकॉज आपका जो कोड है दैट इज रनिंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। O log to the base 2 of n is in between these two complexities. Well, what is the reason for that? आपको शायद याद हो कि लास्ट टाइम जब हमने 16 वैल्यूज के लिए हमारी बाइनरी सर्च को चलाया था तो द नंबर ऑफ आइटरेशंस दैट वर रिक्वायर्ड वर वर्किंग इन 2 की पावर और हमें सिर्फ और सिर्फ 4 आइटरेशंस रिक्वायर्ड थी एट मैक्स इन वर्स्ट केस। इन केस ऑफ 1024 वैल्यूज हमें जो नंबर ऑफ आइटरेशंस रिक्वायर्ड थी दे वर ओनली 10 because 2 raised to power 10 was equal to 1024। Complexities are larger than O of n as well। उसकी डिस्कशन में थोड़ी देर के बाद करना चाहूंगा, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे आपके साथ एक ऐसा कोड लिखना चाहूंगा जिसके अंदर हम सेम ऑब्जेक्ट अचीव करेंगे n नंबर्स को सम करने का एंड वी वुड ट्राई टू चेंज आवर कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम O of n टू O of 1। आपने जो टास्क अचीव करना है जो कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स था, उसको करने के लिए हमने यहाँ पे एक लूप लगाया and we had a very nice program which was running fine। The same task could be achieved in O of 1 as well। Let me tell you कि वो कैसे आप करेंगे। Let's go back to our program। Let's first of all see कि हमने O of n के केस में क्या प्रोग्राम लिखा था। Now this sum that you are getting is through the loop। Let's write it down। This sum that you have calculated through the loop जो कि n नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, इट्स नॉट रनिंग 50 नंबर ऑफ टाइम्स। सो मैं अपनी एग्जांपल के अंदर मैं अपने प्रोग्राम को चलाता हूं और मैं अपनी एग्जांपल के अंदर एक एंटर करता हूं वैल्यू विच इज मे बी 50 बिकॉज वी नो कि 50 के केस के अंदर हमारे पास जो आउटपुट आ रही है दैट इज 1275। मैं इसी काम को O of n करने की बजाय वेयर माई लूप डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू n O of 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। हम अभी भी यूजर से एक इनपुट लेते हैं एंड वी वुड वांट टू रिमूव दिस लूप फ्रॉम हियर। आइटरेशन वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 12 जो है वो 5 दफा चल रही है। हाँ ऑफ कोर्स आप ये जरूर कह सकते हैं कि उसके अंदर जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस है वो डबल है क्योंकि राइट साइड के ऊपर एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और लेफ्ट साइड के ऊपर एक इक्वालिटी का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बट इन एनी केस लेट्स अज्यूम कि ये इंस्ट्रक्शन एक दफा ही चल रही है, तो अगर एक लूप जो है वो लेट्स से 50 दफा चल रहा है तो आपकी ये इंस्ट्रक्शन जो है वो 50 दफा चल रही है। The same instruction which is running 50 times। हम इस लूप को यहां से खत्म कर देते हैं। Of course now this is the sum calculated not through loop है। हम यूजर से अभी भी एक इनपुट लेते हैं, हम यहाँ पे सम कैलकुलेट करते हैं as n multiplied by n plus 1 whatever the answer is उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट देते हैं और हम इनपुट अपने प्रोग्राम को देते हैं लेट्स से 50। You still see that the output that you are getting is still 1275। बट यहाँ पे एक ड्रास्टिक डिफरेंस है हमारे पिछले प्रोग्राम से और वो डिफरेंस ये है कि no matter what the value of n is, this line is running only once। अब आप ये जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि इस लाइन के अंदर इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल है, तो whatever the number of instructions are, मे बी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे n+1 एक इंस्ट्रक्शन है, मे बी आप ये कह सकते हैं कि n into n+1 एक और इंस्ट्रक्शन है, मे बी आप ये कह सकते हैं कि n into n+1 डिवाइडेड बाई 2 एक तीसरी इंस्ट्रक्शन है
और मे बी आप कह सकते हैं कि एक चौथी इंस्ट्रक्शन ये है कि जब ये वैल्यू सम के अंदर जा रही है। बट इन एनी केस वट एवर द वैल्यू ऑफ n इज, सिर्फ और सिर्फ ये 4 इंस्ट्रक्शन ही चल रही है। वट एवर द वैल्यू ऑफ n इज, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिमेन कांस्टेंट। तो अब हमारा ये जो प्रोग्राम है जो कि सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, प्रीवियसली ये O of n में चल रहा था, बट नाउ इट्स रनिंग इन O of 1. नाउ द टाइम कम्प्लेक्सिटी हैज बिकम कांस्टेंट। जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे और लेट से आपको शायद याद हो कि जब हमने यहाँ पे इनपुट 10 एंटर की थी, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो सम आया था ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, दैट वाज 55. यू स्टिल सी दैट द आंसर ओवर हियर इज स्टिल 55. आपने सेम टास्क को अचीव किया, बट उस सेम टास्क को अचीव करने में आपने O of n को कन्वर्ट कर दिया इन O of 1. Let's take another discussion over here. Let's imagine that you want to calculate a prime number. Let's say you want to calculate a prime number of a number n. और आइडिया ये आता है हमारे ज़हन में कि हम एक ऐसा लूप लगा लेते हैं यहाँ पे जो कि n-1 टाइम्स चल जाए. n-1 टाइम्स का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू लेते हैं लेट्स से एज 100, तो हम एक लूप चलाना चाहेंगे जो कि 99 टाइम्स चल रहा है, विच मीन्स कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू ले लें 1000, तो हमारा लूप चलेगा 999 टाइम्स. हमारे पास एक और आइडिया यहाँ पे पॉपअप हुआ है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग आवर लूप n-1 टाइम्स, हम इसको चला लेते हैं n/2 टाइम्स, विच मीन्स के इन केस ऑफ 1000 एंट्रीज अब आप अपने लूप को 999 टाइम्स नहीं चलाएंगे, बल्कि आप अपने लूप को चलाएंगे सिर्फ और सिर्फ 500 टाइम्स. बट इज दिस द बेस्ट एल्गोरिथम? नो, इट्स नॉट. आप लूप को n/2 टाइम्स या n-1 टाइम्स की बजाय अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स भी चला लेते हैं, तो स्टिल योर प्रोग्राम वर्क्स फाइन. नाउ देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन 999 वैल्यूज एंड 500 वैल्यूज compared to square root of 1000 values. Almost 32 times अगर आप इस लूप को चलाते हैं, which is corresponding to almost the integer value of square root of n, तब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर ये डिटरमिन कर सकते हैं whether a number is prime or not. I would want to write this code with you, and of course मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहूंगा जिसके अंदर एक लूप के थ्रू ये कैलकुलेट हो रहा है कि एक नंबर प्राइम है या नहीं. So I've got this code in front of me where I have a number that is entered by the user and I want to check whether this number is prime or not. So let's run our program and let's enter the number 503, and you would see that 503 is a prime number. हम अब इसको n-1 टाइम्स नहीं चलाते, हम इसको n/2 टाइम्स चला लेते हैं, which means कि अगर पहले हम iterations यहाँ पे 500 टाइम्स के करीब कर रहे थे, तो अब अप्रोक्सीमेटली हम 250 टाइम्स के करीब कर रहे होंगे. प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं इस स्टेज के ऊपर, तो यू वुड सी कि 503 इज स्टिल अ प्राइम नंबर, विच मीन्स कि अगर हम अपने प्रोग्राम को n/2 टाइम्स तक चला लेते हैं, तो स्टिल द कंडीशन इज वैलिड कि ये प्राइम नंबर चेक कर रहा है. अब हम यहाँ पे हमारा जो लूप है उसको स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स चला लेते हैं, एंड फॉर दैट आई विल हैव टू यूज sqrt. स्क्वायर रूट से लेस के ऊपर चेक करना है, बल्कि उसकी इक्वल वैल्यू के ऊपर भी चेक करना है, ताकि कम से कम एक आइटरेशन ज्यादा हमारे पास आए वो पॉइंट्स को डील करने के लिए. नाउ लेट्स रन आवर प्रोग्राम एंड लेट्स चेक आवर प्रोग्राम फॉर 503 अगेन, एंड यू स्टिल सी दैट 503 इज अ प्राइम नंबर. कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, फॉर अ प्राइम नंबर का प्रोग्राम, if we want to check whether a number is prime, I think the best strategy would be to use our loop in such a way that it is running square root of n times. हम थोड़ी सी बात करेंगे इस constant के ऊपर, because we want to determine what is meant by this constant time. So here is a scenario in front of you. Imagine that there is a program and that program has got one line in it. That program has got no loop. You don't have any loops in your program. Imagine करें इसी के corresponding आपके पास एक और प्रोग्राम है, and that program has got 20 million lines in it. You still have got no loop in it. Constant time does not mean कि आप दो कोड्स को कुछ इस तरह कंपेयर कर रहे हैं कि वो दोनों कितनी जल्दी एक दूसरे से रन कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इस स्टेज के ऊपर अगर हम इन दोनों कोड्स को कंपेयर करें, तो शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद ये वाला प्रोग्राम जो है दैट वुड रन substantially faster as compared to this particular program which has got 20 million lines and still has got no loop. अगर आप absolute terms में देखें, तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपके पास कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर एक लाइन है there is no loop present in your program, तो इसका बिग O कितना होगा? O of 1.
विच इज कांस्टेंट टाइम। राइट साइड के ऊपर अगर आप आए तो 20 million lines in such a way that there are no loops runs a program which has got maybe 20 million instructions which are constant number of instructions. They do not depend on a loop. This still has got a big O of 1 which is constant considering the fact कि इसके अंदर कोई loop मौजूद नहीं है. You have got complexities such as O of n square as well, or maybe O of n cube, or maybe O of n raised to power 4. Selection sort is an algorithm that uses nested loops in a way that an array is sorted in either ascending or descending order depending on the way that you have used the algorithm. अगर आप ये देखें तो इसके अंदर एक लूप है which is highlighted over here और इसी एक लूप के अंदर एक nested loop है which is running inside the loop above it. जो बाहर वाला लूप है उसका big O is O of n. जो अंदर वाला लूप है itself जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी यहाँ पे, इसका बिग ओ भी O of n है. इन दैट केसेस ऊपर वाले लूप का बिग ओ अंदर वाले लूप के साथ मल्टीप्लाई होगा. एंड लेट्स से इफ यू हैव गॉट अ नेस्टेड लूप, इस केस के अंदर जो आपका बिग ओ यहाँ पे आएगा दैट इज O of n स्क्वायर. अब अगर आपके पास एक ऐसा नेस्टेड लूप है जिसके अंदर एक लूप टॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें एक और लूप पड़ा हुआ है और उसमें एक थर्ड नेस्टेड लेवल के ऊपर एक तीसरा लूप पड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स इट मेक सेंस कि उसका जो बिग ओ होगा वो होगा O n to the power 3 या O n क्यूब. लेट्स से एक और आपके पास एग्जांपल है जिसके अंदर सपोजिटली एक लूप है जिसके अंदर एक और नेस्टेड लूप है, उसके अंदर एक और नेस्टेड लूप है, उसके अंदर एक चौथा लूप है, उसके अंदर एक पांचवा लूप है. तो अगर नेस्टेड का लेवल 5 टाइम्स तक जा रहा है तो उस केस के अंदर जो बिग ओ होगा वो होगा O n to the power 5. आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें सपोज करें कि एक नेस्टेड लूप है जैसे कि आपको एक सिलेक्शन सॉर्ट में नजर आ रहा है. अब अगर आप इस एक प्रोग्राम के इस पर्टिकुलर हिस्से को देखें तो इसका बिग ओ अभी हमने देखा कि ये O of n स्क्वायर है. इमेजिन करें कि इस प्रोग्राम में इसके ऊपर या इसके नीचे एक और लूप लगा हुआ है एंड दैट इज नॉट अ नेस्टेड लूप. लेट्स से कि यहाँ पे एक ऐसा फॉर लूप लगा हुआ है जो कि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, i लेस देन n तक जा रहा है और i प्लस प्लस तक चल रहा है और लेट्स से इसके अंदर सर्टेन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं. अब इसी एक प्रोग्राम के अंदर एक आपके पास ऐसा पोर्शन है जिसका बिग O इज O of n स्क्वायर. इसी एक बिग O of n स्क्वायर वाले पोर्शन के बिल्कुल नीचे एक ऐसा लूप लगा हुआ है which is this one in front of you और इसका बिग O आपके पास है O of n. Now what is the big O of this overall program? The big O of such programs is the dominating big O, which means के इस प्रोग्राम का जो बिग O होगा that would only be O of n square. Just as another activity, we have got a scenario similar to this one. Let's imagine कि आपके पास एक और पोर्शन है यहाँ पे. इस पोर्शन का जो बिग O आ रहा है that is O of n square. मैं यहाँ पे O of n क्यूब की एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा आपको क्योंकि O of n क्यूब के अंदर तो डोमिनेंट फैक्टर O of n क्यूब ही होना था. ये एक बड़ा मजे का सिनेरियो है जिसके अंदर ऊपर एक लूप है जिसका बिग O of n स्क्वायर है, उसके नीचे एक लूप है जिसका बिग O of n है, उसके नीचे एक लूप है जिसका बिग O of n स्क्वायर है. आपने जो भी एक डोमिनेंट फैक्टर है उसको सिर्फ और सिर्फ एक दफा बताना है. सो इस एक प्रोग्राम का बिग O इज ऑल्सो O of n स्क्वायर.